जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूँ SEC पेपर 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट VBI क्वेश्चन और उसके आंसर को। ठीक है, और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं इसके VBI क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि आखिर कौन से क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं करवाऊंगा, है ना, और कौन सा VBI क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सतत विकास का क्या अर्थ है, इसे परिभाषित करें और इसका ऐतिहासिक परिक्षेप का वर्णन करें। ये क्वेश्चन मान लीजिए अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आता है तो क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट। सस्टेन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ना, एंड डिफाइन इट, इसको परिभाषित करिए, एंड डिस्क्राइब इट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। देखिए सबसे पहले आपको बस इतना ही देखना है कि वहां सस्टेन डेवलपमेंट है कि नहीं है। उसके बाद देखिए क्या दे रहा है, मीनिंग दे रहा है। ठीक है, डिफाइन करने बोल रहा है, मतलब इसके बारे में, इसका अर्थ परिभाषा के बारे में दे रहा है। ठीक है, इतना समझिएगा, लिखना चालू कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जैव विविधता के नुकसान और पारिस्थितिकी असंतुलन को कैसे रोका जा सकता है। मीन्स जैव विविधता के बारे में, है ना, किसके बारे में, जैव विविधता। ठीक है, तो जैव विविधता को अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो जहां भी आपको क्वेश्चन में बायोडाइवर्सिटी दिख गया, आपको वही सेम आंसर लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा सतत विकास के मुख्य घटक क्या है। क्या बताऊंगा, सतत विकास के मुख्य घटक क्या है, उदाहरण दे करके समझाएं, है ना। इसका इंग्लिश इस प्रकार से आ सकता है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, लिखा हुआ उच्च शिक्षा में सतत विकास की क्या भूमिका है। उच्च शिक्षा में जो है ना सतत विकास की क्या भूमिका होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में ऐसे दे सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, कह रहा सतत विकास के समक्ष प्रमुख नीतियां, कार्यक्रम और चुनौतियां क्या है। तो सतत विकास के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो नीतियां हैं, उसके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में ऐसे दे सकता है कि व्हाट आर द मेजर पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू सस्टेन डेवलपमेंट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा सतत विकास का लक्ष्य एवं मिलेनियम विकास। ठीक है, SDA आएगा या तो MGAS आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कंप्लीट करवाऊंगा, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि अगले वीडियो जो आएगा ना आपका पार्ट 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 का। ठीक है, ये पार्ट 2 में आएगा। आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक ही कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सतत विकास का क्या अर्थ है। मैं बोल रहा हूं कि सस्टेन डेवलपमेंट क्वेश्चन में कहीं भी दे दे, आप इसको छाप दीजिएगा जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर सतत विकास किसको कहते हैं, इसका क्या अर्थ है और क्या परिभाषा होता है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है सतत विकास का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, घटक और इसके विषय क्षेत्र को लिखें। या तो कह सकते हैं कि सतत विकास के विशेषताओं को लिखें, इसके अर्थ को लिखें, इसके अवधारणा को लिखें। तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों तो आपको सेम प्रकार का आंसर लिखना है। ठीक है, और देखिए अगर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में आता है तो इस प्रकार से आपको इंग्लिश पूछा जाएगा क्वेश्चन कि राइट द मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स एंड इट्स सब्जेक्ट एरिया ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट। कहने का अर्थ यह है कि सतत विकास हम किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए, है ना, इसकी क्या अवधारणा है उसके बारे में बताइए, और इसके क्या विषय क्षेत्र है, क्या विशेषता है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर सतत विकास का अर्थ क्या होता है। अगर हम लोग सतत विकास को समझ जाएंगे तभी तो इसकी अवधारणा को, इस घटक को समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सतत विकास। तो देखिए दोस्तों, जहां भी सतत विकास का अर्थ आ जाए, जहां भी सतत विकास आपको दिख जाए, तो सतत विकास का मतलब समझिएगा लगातार विकास करना। सतत विकास का मतलब क्या होता है, लगातार विकास करना, लेकिन अपने भविष्य को सोच करके। जैसे कि मान लीजिए 1 महीना काम करने के बाद मुझे 5,000 रुपया मिला। मान लीजिए कि 1 महीना काम करने के बाद मुझे 5,000 रुपया मिला और मैं वो 5,000 रुपये को एक ही दिन में खर्च कर दूंगा, तो पूरा 1 महीना मेरा बर्बाद चला जाएगा। ठीक है, पूरा 1 महीना मैं चलाऊंगा कैसे, फिर अपना दिन कैसे चलाऊंगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो कहा गया है कि सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें हम लोग विकास तो करते हैं लेकिन भविष्य को देख करके विकास करते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास। क्या कहते हैं, सतत विकास। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज
पेट्रोल हो गया, ठीक है, कई ऐसे संसाधन है ना जिसका मनुष्य इतना तेजी से दोहन कर रहा है कि वो खत्म होते जा रहा है, ठीक है। जैसे पेट्रोल ही मान लीजिए, ना जरूरत होते हुए भी लोग क्या करते हैं, उसका दोहन करते हैं। मान लीजिए कहीं भी घूमने चला गया, बोल चलो यहाँ घूम के आते हैं, वहां घूम के आते हैं, ठीक है, बर्बाद करता है लोग, है ना। तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, है ना। तो वही कहा गया सतत विकास की विकास तो कर रहे हैं लेकिन भविष्य को भी देख करके विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं आपको दिखेगा अगर सतत विकास, तो आपको लिखना है सतत विकास का अर्थ, लिखना है सतत विकास का अर्थ है लगातार विकास करना। सतत विकास का अर्थ क्या होता है? लगातार विकास करना, अर्थात बिना किसी रुकावट के लगातार विकास करना है, क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। आप सीधा कहिएगा कि बिना किसी रुकावट के लगातार विकास करना ही क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कहा गया है कि सतत विकास को संपोषणीय विकास व अन्य नामों से भी जाना जाता है। सतत विकास को जो है संपोषणीय विकास भी जाना जाता है, ठीक है। कोई आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि संपोषणीय विकास क्या है, तो आप तो मुंह देखिएगा उसका, बोलना ये क्वेश्चन तो हम जानते ही नहीं है ना। तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई सतत विकास या तो फिर संपोषणीय विकास पूछे तो आपको सेम आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए कहा गया कि सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किया गया था। कोई पूछेगा सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो कब किया गया? 1987 ईस्वी में किया गया था, और कहां पे? तो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किया गया था, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है कि सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। में सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें से सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं सोचा जाता, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, ठीक है। बोल अपने खा लिए पूरा दबा के, उसके बाद आगे कौन क्या मर जाए कि क्या हो जाए उसको नहीं देखना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सतत विकास का मतलब होता है कि अपने बारे में भी सोचना और आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचना, ठीक है। आप हैं, ठीक है, आपका बाल बच्चा होगा, ठीक है, उन लोग कैसे रहेगा उन लोग के बारे में भी सोचना है ना। सिर्फ अपने बारे में सोचना है क्या? नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। तो वही कहा गया कि सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है, और इसमें जो है भविष्य की जरूरतों का खास ख्याल रखा जाता है कि भविष्य में क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ेगा। जैसे पेट्रोल का तो जरूरत पड़ेगा ही, है ना। कोयला हो गया, ठीक है, उसका जरूरत पड़ेगा, है ना। तो कई संसाधन ऐसे हैं, जैसे पानी हो गया, ठीक है, पानी का भी मनुष्य दोहन कर रहा है बहुत ज्यादा। तो कुछ ऐसे संसाधन है जिसका मनुष्य दोहन बहुत तेजी से कर रहा है, तो उसको जो है ना भविष्य के लिए भी बचा करके रखना है। अब देखिए बातें यहां पे आती है कि सतत विकास की परिभाषाएं की, कि आखिर सतत विकास की क्या क्या परिभाषाएं होती है। तो सबसे पहले परिभाषा जो है दिया गया किसका? ब्रंटलैंड प्रतिवेदन के अनुसार से, ब्रंटलैंड आयोग के अनुसार से कहा गया है कि सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति आगे की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के बलि दिए बिना पूरा करता है। कहा गया है कि सतत विकास वह विकास होता है जो वर्तमान की जरूरतों को पूर्ति तो करता है लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। मींस कहा गया है कि मान लीजिए हम लोग पेट्रोल का उपयोग करेंगे लेकिन उसी के अनुसार से करेंगे कि वो भविष्य में भी हमारे बाल बच्चा को काम दे, है ना। फिर दूसरा कहा गया है कि सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी भी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों भी जो है ना इस संसाधनों को बचा रहे, ताकि वो लोग भी जो है अपने आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। वही बात हो गया यहाँ पे, ठीक है, कि सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें से वर्तमान पीढ़ी भी अपने आवश्यकता की पूर्ति करता है, ठीक है, और उसको ऐसा पूर्ति करता है ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी जो है उसका उपयोग कर सके, उसके लिए भी कुछ बचा रहे। ऐसा नहीं कि खुद से पूरा खा के एकदम खत्म कर देना है पूरा, ऐसा है क्या? नहीं, है ना। अब देखिए बातें यहां पे आती है कि सतत विकास की अवधारणा, कि चलिए हमको बताइए कि आखिर सतत विकास की क्या क्या अवधारणाएं हैं, लोग इसके बारे में कैसे सोचें, है ना। तो देखिए कहा जाता है दोस्तों कि संसाधन ही मनुष्य की जीविका का आधार है। ऐसा कहा जाता है कि संसाधन जो है ना मनुष्य की जीविका में जीवन का जो है ना आधार होता है, और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। और मान लीजिए अगर आपको अपने जीवन का गुणवत्ता बना के रखना है ना, तो संसाधनों का भी तो विकास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, है ना। तो वही कहा गया कि जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा जो है वो आवश्यक है। कहा जाता है कि मानव द्वारा
अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसाधन का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। और अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। मिस कहा गया है कि मनुष्य क्या करता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए जो है ना क्या करता है, हर चीजों का दोहन करता है, इतना अंधाधुंध तरीके से दोहन करता है कि वो पर्यावरण को भी क्षति पहुंचा रहा है। जैसे मान लीजिए मनुष्य क्या करता है, जंगलों को काट रहा है, ठीक है, जंगल को काट के अपना घर बना रहा है, खेती बना रहा है वहां पे, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि आने वाले पीढ़ी में क्या दिक्कत होगा। इससे सो दिक्कत होगा कि नहीं होगा, जरूर दिक्कत होगा, पर्यावरणीय समस्याएं होगी। ठीक है, जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि गर्मी इतना बढ़ते जा रहा है। क्या पहले भी इतना गर्मी था? नहीं था। ठीक है, अभी क्या है, जब पेड़ों को काट दिया जा रहा है ना, इतने पेड़ काट दिए गए, अब पेड़ रहेगा ही नहीं तो हवा चलेगा कहां से, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, तो कई प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। वही कहा गया कि मनुष्य जो है ना अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, ठीक है, कई प्रकार के संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। ठीक है, और उसके अंधाधुंध प्रयोग से जो है ना क्या हो रहा है, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और कहा जाता है कि अगर इन स्वार्थी तत्वों का मनुष्य जो है इसी प्रकार से इसका विदोहन करता रहा, ठीक है, संसाधनों का उपयोग करता रहा, तो पूरा पृथ्वी का जैव संसार जो है ना विनाश, पूरा पृथ्वी का जैव संसार विनाश हो जाएगा। ठीक है, इस पृथ्वी पे कोई भी जीविका बचेगा नहीं, है ना। अब कहा गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने के लिए संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। कहा गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों से हम लोग को छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संसाधनों का सही से उपयोग होना आवश्यक है। ठीक है, मेरे संसाधन अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप 5 रुपये के बारे में सोचोगे क्या? नहीं। ठीक है, 1 ही रुपये के बारे में आप खर्च करने के लिए सोचोगे। ठीक है, तो वही कहा गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों से निजात पाने के लिए संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है ना। इससे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास की कायम रखा जा सकता है। कहा गया कि इससे जो है ना पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पे विकास कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी ही धारणा को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है। और कहा जाता है कि इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। इस विकास के साथ जो है ना वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसमें जो है ना हम लोग भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोचेंगे, है ना, कि हमारे आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से कार्य करेंगे, है ना। अब देखिए बातें यहां पे आती है सतत विकास के विकास क्षेत्र या तो इसके विशेषताएं का, है ना। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि निम्नलिखित कारणों से यह पता चलता है कि सतत विकास क्यों जरूरी है। विषय क्षेत्र का मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या कार्य होता है, ये क्यों जरूरी है ना। तो सतत विकास जो जरूरी है, सबसे पहला कि संसाधन खत्म नहीं होंगे। अगर हम लोग सतत विकास करते हैं तो संसाधन खत्म होगा क्या? संसाधन कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वर्तमान में भी इसका प्रयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करेंगे, तो उसी अनुसार से हम लोग इसका उपयोग करेंगे, है ना। तो कहा जाता है कि सतत विकास यह सुनिश्चित करता है कि हम संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। सतत विकास हम लोग को यह बताता है कि हम लोग क्या करें, जो भी संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित हो, ठीक है, उसको क्या करना, बुद्धिमानी से उपयोग करना। ऐसा नहीं कि एकदम विदोहन करते रहना, एकदम पूरा जहां पे 1 बाल्टी पानी में हम लोग नहाना चाहिए वैसे 5-6 बाल्टी नहाते रहना चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं, है ना। ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बना रहे, ताकि वो भविष्य में आने वाले लोगों के लिए भी जो है ना वो सुविधा रहे, है ना। अब देखिए इसका दूसरा जो लाभ है या तो विशेषता है वो क्या है, प्राकृतिक स्वस्थ रहती है। मीन्स अगर हम लोग सतत विकास करते हैं तो इससे क्या दोस्तों, हमारा प्रकृति जो है ना वो स्वस्थ रहेगा। ठीक है, कहा जाता है कि यह हमारी हवा, पानी और आवासों की रक्षा करता है। ये क्या करता है, हमारे हवा का, हमारे पानी का और आवासों का क्या रखता है, रक्षा करता है, और उन्हें जो है ना सभी जीवित चीजों के लिए सुरक्षित करके रखता है। किसके अंतर्गत, सतत विकास के अंतर्गत। अब देखिए इसका तीसरा जो विशेषता है या तो विषय क्षेत्र है वो क्या है, हर किसी को उचित हिस्सा मिलता है। मीन्स सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें हर व्यक्ति को जो है ना उचित हिस्सा मिलता है, चाहे वो वर्तमान के व्यक्ति हो चाहे वो भविष्य के व्यक्ति हो, सबको जो है क्या मिलेगा, उचित हिस्सा। मीन्स जो उसका हिस्सा है उसको वो मिलकर रहेगा। तो कहा गया कि यह निष्पक्षता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी के पास संसाधनों और अवसरों तक पहुंच हो। मीन्स जितने भी व्यक्ति हो, चाहे वो वर्तमान के व्यक्ति हो चाहे वो भविष्य के व्यक्ति हो, सबको जो है ना संसाधनों का प्रयोग करना है।
क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं पानी का, तो क्या पानी हम लोगों के लिए जरूरत है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी जरूरत नहीं पड़ेगा? क्या वो लोग बिना पानी का रहेगा? ठीक है, क्या वो गैस पी के रहेगा? नहीं ना, लोगों को भी तो पानी की जरूरत पड़ेगा। तो वही कहा गया है कि सतत विकास एक ऐसा अवधारणा है जो भविष्य के बारे में भी सोचता है और वर्तमान के बारे में भी सोचता है। कहा गया कि सतत विकास के कारण हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। किसके कारण? सतत विकास के कारण जो है हम लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। कैसे? कहा गया कि यह प्रदूषण को कम करता है। यह जो है हमारे पर्यावरण के बारे में भी सोचता है और प्रदूषण को क्या करता है? कम करता है। और हमें जो है ना स्वच्छ हवा, पानी और अच्छा भोजन और आनंद लेने के लिए हरी भरी जगहें देता है। कौन? सतत विकास। में कह सकते हैं सतत विकास जो है ना हर चीजों के बारे में सोचता है। बात यहां पे आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट का। इसमें लिखा हुआ है कि भविष्य पर विचार किया जाता है। सतत विकास एक ऐसा विकास है ना जिसमें भविष्य पर विचार किया जाता है कि भविष्य में हम लोगों के लिए क्या रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं हमारे गर्मी का, ठीक है, तो गर्मी हम लोग देख रहे हैं कि इतना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है ना, और उसका कारण क्या है? तो पेड़ों की कटाई है ना। तो भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं कि अभी हमारा इस हाल है तो भविष्य में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सतत विकास का यह अर्थ होता है कि हम विकास तो करें लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने पोती पोतियों के लिए अच्छा जीवन मिल सके, उन लोगों के लिए भी विकास करके रखें और उन लोगों के लिए भी संसाधन बचा करके रखें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कहा गया कि सतत विकास के कारण हम लोग हर किसी को जीवन जो है वो बेहतर हो सका है। हर किसी का जीवन जो है वो बेहतर हो सका है। तो वो किसके कारण संभव हुआ? तो सतत विकास के कारण। कहा गया कि इसका उद्देश्य है स्वच्छ वातावरण, अच्छी नौकरियां और एक निष्पक्ष समाज के साथ साथ हर किसी को जीवन जीने की बेहतर बनाना। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आज का क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से होने वाला है कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन क्या है? जैव विविधता को परिभाषित कीजिए और जैव विविधता अभियान के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए कि आखिर जैव विविधता किसको कहते हैं और जैव विविधता का अभियान जो है ना वो क्यों चलाया जा रहा है उसके बारे में बताना है। ठीक है, अथवा मैं आपको पूछ सकता है दोस्तों कि जैव विविधता के संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें कि आप कैसे जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं, कैसे इसका बचाव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद बार बार हमारे क्वेश्चंस में एक वर्ड आ रहा है, क्या? जैव विविधता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जैव विविधता है क्या, है ना। तो देखिए अगर हम लोग जैव विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। आपको कोई पूछेगा कि जैव विविधता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको बता देना है कि बायोडायवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए इसके अर्थ की अगर बात करें, इसको अगर तोड़ने का प्रयास करें जैव विविधता को, तो ये दो शब्दों में बना हुआ है। ठीक है, कौन सा? जैव और विविधता। दो शब्दों से बना हुआ है, जैव और विविधता। ठीक है, जिसमें से जैव का मतलब होता है जीव। जैव का मतलब क्या होता है? जीव। और विविधता का मतलब होता है भिन्नता। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, हमारे पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उसमें जो भिन्नता पाया जाता है उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जानवर है, तो क्या एक ही प्रकार का जानवर होता है? नहीं, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, गधा है। ठीक है, मीन्स तरह तरह के नस्ल के क्या पाया जाता है, यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, मीन्स वही कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं में जो भिन्नता पाया जाता है, जो अलगाव पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता। क्योंकि इसको हम जब तोड़े थे ना, तो जैव का मतलब जीव हो गया और विविधता का मतलब भिन्नता। जीवों में जो भिन्नता पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे बातें आती है कि जैव विविधता की परिभाषा, कि आखिर जैव विविधता की परिभाषा को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में पाए जाने वाले भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पे जितने भी जीव उपस्थित हैं उसमें जो भिन्नता पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है, एक भी नंबर आपको कटने वाले नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप माइनर ज्योग्राफी और मेजर ज्योग्राफी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो एकदम आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन की तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, आपको सेमेस्टर 1 से लेकर के
एंड सेमेस्टर तक जो है 8 सेमेस्टर तक आपको फुल्ली तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। अभी जो है सेमेस्टर 1 का तैयारी आपको करवा दिया गया है, चाहे वो मेजर पेपर का हो, माइनर पेपर का हो, एमडीसी पेपर का हो, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बातें आती है दूसरी परिभाषा का, ठीक है। तो दूसरा परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं, तो इस प्रकार से लिखना है कि जैव विविधता दो शब्दों जैव और विविधता से बना हुआ है। जैव विविधता जो है ना दो शब्द से मिलकर के बना हुआ, कौन सा जैव और विविधता, ठीक है। कहा गया है कि जैव का मतलब जीवन होता है और विविधता का मतलब क्या होता है, अनेक प्रकार, जिसमें से कहा गया है कि जैव का मतलब जीवन हो गया और विविधता का मतलब क्या हो गया, अनेक प्रकार। मीन्स कह सकते हैं कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। कहा गया ना कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें से जो है ना जीवों की जो संख्या पाई जाती है और उसमें जो विभिन्नता पाया जाता है, विभिन्नता अलगाव जो पाया जाता है, उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सेम तरीके से एक और परिभाषा हम लोग इसमें से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जैव विविधता का अर्थ, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, जैव और विभिन्नता होता है। मीन्स जीवों में जो विभिन्नता पाया जाता है उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। अर्थात कहा गया किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतुएं पाए जाती है, जो वनस्पति पाए जाते हैं, जैसे कि जानवर हो गया, पंछी हो गया, जलीय जीव हो गया, छोटे बड़े पेड़ पौधे हो गए, छोटे बड़े कीटे हो गए, ठीक है, कीड़े हो गए, इसमें जो विभिन्नता पाया जाता है, जो अलगाव पाया जाता है, उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। मीन्स बिल्कुल आपका सेम था, ठीक है। ये तीनों परिभाषाओं में से कोई भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दो भी लिखते हो तो भी चलेगा और तीनों में से तीनों अगर लिख देते हो तो भी आपका चलेगा, ठीक है। मैं आपको कंफर्म करवाने के लिए, बस आपको समझाने के लिए तीनों परिभाषाओं में आपको बता दिया हूं। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को बात यहां पे आती है कि जैव विविधता कई आधार पे हो सकता है। मीन्स जीवों में जो है ना अलगाव, मीन्स जीव जो है ना कई प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम मनुष्यों की बात करें और जानवरों की बात करें, तो क्या मनुष्य जो भोजन करता है जानवर भी वही भोजन करता है? नहीं, ठीक है। मनुष्यों का भोजन अलग होता है, जानवरों का भोजन अलग होता है। मान लो लोग बात करें तितलियों का, ठीक है, कीट पंछियों का, तो क्या हम लोग जो खाते हैं वही वो लोग भी खाते हैं? नहीं, सबका भोजन अलग अलग होता है। तो जीवों में जो अलगाव पाया जाता है वो भोजन के आधार पर पाया जाता है, जीवों की संरचना के आधार पर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जानवर जो होता है वो 4 पैरों पर चलता है ना, और जीव जो है वो 2 पैरों पे चलते हैं, जो मनुष्य है वो 2 पैरों पे चलते हैं। इस प्रकार से अलग होता है ना। तो जीवों के संरचना के आधार पे भी जीव क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर कहा गया भाषा के आधार पे, भाषाओं के आधार पे भी क्या होता है, जीव अलग अलग होते हैं, ठीक है। हमारा भाषा अलग होता है ना, और जानवरों की भाषा अलग होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना जैव विविधता का आधार हो सकता है, मीन्स जीवों में अलगाव हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बातें आती है जैव विविधता संरक्षण की विधियां, कि आखिर जैव विविधता के संरक्षण की क्या क्या विधियां हैं। जैव विविधता में संरक्षण मतलब समझते हैं कि जैव विविधता में जीवों का जो अलगाव है ना, वो उसका संरक्षण करना क्यों जरूरी है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि बहुत पहले जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय पृथ्वी पे जो है ना बहुत प्रकार के जानवर पाए जाते थे, डायनासोर वगैरह हो गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जानवर पाए जाते थे। लेकिन अभी जो है ना जानवरों की प्रजातियां जो है वो क्या होती जा रही है, विलुप्त होते जा रही है। क्या होती जा रही है, विलुप्त होते जा रही है, जो हमारे जाल तंत्र को, पारिस्थितिक तंत्र को क्या करते जा रही है, तोड़ते जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम लोग को इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है कि आगे बढ़ते मानवीय क्रियाकलापों जैसे कि नगरीकरण, उद्योगीकरण, खनन, पर्यटन आदि के कारण जैव विविधता को विश्व के प्रत्येक भाग में बहुत अधिक क्षति पहुंची है। कहा क्या ना कि मनुष्य क्या कर रहा है, अभी नगरीकरण करते जा रहा है, औद्योगिकरण करते जा रहा है, पर्यटन का केंद्र बनाते जा रहा है, और इस कारण से जो है ना जैव विविधता क्या हो रहा है, विश्व के प्रत्येक भाग में बहुत कम होते जा रहा है। क्षति पहुंच रहा है, वो लोगों को, जीवों को क्षति पहुंच रहा है, ठीक है। जिसके कारण न केवल प्रकृति को नुकसान हुआ है बल्कि मानव जीवन भी दुर्लभ हो गया। इसके कारण जो है ना सिर्फ प्रकृति को ये नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, मनुष्य जीवन को भी क्या हो रहा है, इस पे प्रभाव पड़ रहा है। अतः समस्त पारितंत्र एवं मानव जाति के स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य के लिए जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है। इसलिए कहा गया कि समस्त पारितंत्र का एवं पारिस्थितिक तंत्र का और मनुष्य जाति के स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य के लिए जो है ना जीवों का विविधता का संरक्षण करना क्या है, अति आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए कहा क्या है कि यद्यपि जैव विविधता के संरक्षण के लिए विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग उपाय किए गए। कहा क्या ना कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है ना विश्व में अलग अलग भागों में, विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग उपाय किए गए हैं, परंतु जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित 2 विधियों को विश्व स्तर पे अधिक मान्यता प्रदान किया गया, जो इस प्रकार से है। लेकिन पूरे विश्व स्तर पे बात करें तो पूरे विश्व स्तर पे जो है ना 2
ऐसी विधियां हैं जो पूरे विश्व स्तर पे उसको मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार से। तो चलिए वो दो मान्यताओं को जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला मान्यता है इन सीटू कंजर्वेशन। क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन, जिसको हम लोग स्वस्थान संरक्षण कहते हैं। और दूसरा है एक्स सीटू कन्वर्जेशन, जिसको हम लोग बाह्य स्थान संरक्षण कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एकदम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर स्वस्थान संरक्षण क्या है और बाह्य स्थान संरक्षण क्या है, ठीक है। देखिए, अगर बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन का, इन सीटू कंजर्वेशन का, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जब जीव जंतुओं को उनके अपने प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षित किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर बाघों की बात करें, ठीक है, शेरों की बात करें, तो वो सबका प्राकृतिक आवास कौन सा है? जंगलों में रहते हैं उन लोग, ठीक है। तो अगर जंगलों में उन लोगों को संरक्षित कर दिया जाता है ना, उसके अपने ही स्थान में अगर उन लोगों को संरक्षण कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। इस विधि में पादप एवं जीव जंतु के लिए उपस्थित प्रतिकूल परिस्थितियों का उपचार किया जाता है तथा उनके जीवन के लिए आदर्श एवं अनुकूल स्थितियां बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। मीन्स कहा गया कि ये जो परिस्थिति आएगा, ये जो संस्थान आएगा ना, उसमें जो है ना, जो जीवों का है, जो पादप है, उनके उपचार के लिए, उनके प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए जो है हर एक उपचार किया जाएगा और वो जो वहां का पारिस्थितिक तंत्र है उसके अनुकूल बनाया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत में निम्न का निर्माण किया गया। मीन्स कहा गया ना कि इसके अंतर्गत में निम्न का निर्माण किया गया, जिसके अंदर इन सारे पादपों को, इन सारे जानवरों को रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य, है ना, और राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका, कम्युनिटी रिजर्व हो गया, कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, पवित्र झीलें व उपवन हो गया, ठीक है। ये सब में जो है ना क्या करके रखा जाता है? जानवरों को जो है ना, मीन जीवों को जो है संरक्षित करके रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बातें आती है कि इस विधि के लाभ, इस विधि से क्या लाभ होता है, ठीक है। तो कहा गया है कि इस विधि से क्या लाभ होता है, तो यह सबसे प्रचलित और सस्ती विधि है। या जो विधि है ना, वो सबसे प्रचलित और सस्ती विधि है, क्योंकि उसका प्राकृतिक आवास है कौन सा? जंगल, ठीक है। तो जंगलों में उसको सुरक्षित करके रखना है, क्या कहलाता है? आपका इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। कहा गया फिर दूसरा कि वातावरण एवं जीव जंतुओं के बीच एक प्राकृतिक सामंजस्य बनाकर रहता है, ठीक है। और अब क्या होता है कि अगर वो लोग प्राकृतिक आवास में रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है? वातावरण और जीव जंतुओं के बीच में एक प्राकृतिक सामंजस्य बना हुआ रहता है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा कहा गया कि एक साथ कई प्रजातियों को संरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है ना, जंगलों में जो है ना एक साथ जो है कई प्रजातियों को संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जंगल में जो है ना सिर्फ शेर ही नहीं रहते हैं, सिर्फ बाघ ही नहीं रहता, ठीक है। कई प्रकार के जीव जंतुएं वहां पे रहती है, ठीक है। तो वहीं पे कहा गया कि एक साथ कई प्रजातियों को वहां पे संरक्षित किया जा सकता है। फिर कहा गया है चौथा में कि किसी विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि में होती है। कहा गया ना कि यहाँ पे इस प्राकृतिक आवास में जो है ना उन लोगों का किसी प्रकार के हम लोग को विधि की आवश्यकता है, तो किसी प्रकार की तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बाह्य स्थान संरक्षण में जो है ना विधियों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इन C2 कंजर्वेशन कंप्लीट कर लिया था, मींस पहला जो वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे XC2 कंजर्वेशन, कि आखिर XC2 कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए जो जीव जंतु का प्राकृतिक आवास होता है, जैसे मान लीजिए शेर कहाँ रहता है? तो जंगलों में रहता है, ठीक है। कोई कारणवश अगर उसका प्राकृतिक आवास खराब हो जाता है ना, तो लोगों के द्वारा जो है ना उसको दूसरा आवास दिया जाता है, मीन्स एक संरक्षित आवास बनाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? XC2 कंजर्वेशन। मीन्स जंगलों के बाहर जो उसका प्राकृतिक आवास था, उसके बाहर जब उसको आवास दिया जाता है, जैसे अभयारण्य में रखा जाता है ना, चिड़ियाघर में रखा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? XC2 कंजर्वेशन। क्या चिड़ियाघर जो जंगल में है? नहीं, ठीक है, उसको बनाया गया है ना, तो वही उसी को हम क्या कहते हैं? XC2 कंजर्वेशन कहते हैं। लिखना आपको इस प्रकार से है कि जब प्राकृतिक आवासों के विखंडन, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण किसी प्रजाति के लिए अपने प्राकृतिक आवास में ही अस्तित्व का संकट पैदा हो जाता है, तो उस प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर किसी विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है। तो इस विधि को जो है ना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इस वही कहा गया है कि जब उसके आवास स्थान में, प्राकृतिक आवास में अगर कोई दुविधा उत्पन्न हो जाती है, वहां पर रहने में अगर उसको तकलीफ होने लगता है, ठीक है, संकट होने लगता है, तो क्या किया जाता है? उसके लिए जो है ना एक विशेष स्थान बनाया जाता है, ठीक है। कहां पे? बाहर में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। कहा जाता है कि इस विशेष स्थान पर
इस प्रजाति के लिए आवश्यक अनुकूल दशाओं का निर्माण किया जाता है ताकि वह वहां पे जीवित रह सके। ठीक है, कहा गया ना कि जो विशेष स्थान बनाया जाता है ना, वो विशेष स्थान पे जो है ना इस प्रजाति के लिए आवश्यक अनुकूल दशा का निर्माण किया जाता है ताकि यह जो जीव है वहां पे जीवित रह सके। ठीक है, कहा जाता है कि इस विधि में निम्न का निर्माण किया जाता है, इस विधि के द्वारा निम्न का निर्माण किया जाता है। चिड़ियाघर में रखा जाता है उसको संरक्षित। ठीक है, जंतु उद्यान में रखा जाता है, वनस्पति उद्यान में रखा जाता है, वन्य जीव सफारी पार्क में रखा जाता है, जीन बैंक में रखा जाता है, बीज बैंक में रखा जाता है। ये सब जो होते हैं ना, इसके थ्रू से जानवरों को, जीव जंतुओं को संरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए बातें यहां पे आती है कि इस विधि के लाभ, आखिर इस विधि के क्या क्या लाभ होते हैं। तो कहा जाता है कि इसके द्वारा वनों में विलुप्त प्रजातियां का भी संरक्षण किया जाता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, जो वनों में जो प्रजातियां वनों में जो ना विलुप्त हो गई है ना, उसका भी संरक्षण किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए तेंदुआ तो खत्म ही हो गया है, लेकिन हाल ही में जो है ना नरेंद्र मोदी ने क्या किया, तो कहीं बाहर से तेंदुआ को ला करके हमारे देशों में उसका संरक्षण किया था, है ना। फिर देख दूसरा कहा गया कि संवेदनशील प्रजातियों का भविष्य के लिए संरक्षण एवं देखभाल करना। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, संवेदनशील जो प्रजाति होते हैं, जो खत्म होने वाले प्रजाति हैं, उसका भविष्य के लिए जो है ना संरक्षण करना, उसका देखभाल करना। फिर देखिए कहा गया कि कृषि फसलों का संरक्षण एवं उसकी उत्पादकता में वृद्धि करना। ठीक है, इस विधि का लाभ होता है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक नहीं चार प्रश्नों को डील करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आपका प्रश्न होने वाला है, सतत विकास के मुख्य घटक क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। अथवा मैं आपको पूछ सकता है, उच्च शिक्षा में सतत विकास की क्या भूमिका है, उसके बारे में बताइए। तीसरा आपको पूछ सकता है, सतत विकास के समक्ष प्रमुख नीतियां, कार्यक्रम और चुनौतियां क्या क्या है, उसके बारे में बताइए। और चौथा आपको पूछ सकता है, सतत विकास लक्ष्य जिसको हम लोग SDAS कहते हैं, और मिलेनियम विकास लक्ष्य जिसको MGAS कहते हैं। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है। मींस अगर ये चारों प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आता है तो आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है, जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि आखिर सतत विकास क्या होता है। क्या जानेंगे कि आखिर सतत विकास हम लोग कहते हैं किसको है, क्योंकि अगर हम लोग सतत विकास को जानेंगे तो सतत विकास अगर हम लोग समझ जाते हैं ना, तो ये पूरे क्वेश्चन को समझ जाते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो ना सतत विकास से ही बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सतत विकास का मतलब क्या होता है। तो जहां भी आपको वर्ड दिख जाए सतत विकास, क्या दिख जाए, सतत विकास का वर्ड दिख जाए, आपको सीधा समझना है लगातार विकास करना। मींस बिना रुके लगातार विकास करना ही क्या कहलाता है, सतत विकास। क्या कहलाता है, सतत विकास। लेकिन भविष्य की चीजों को देख करके, मींस कह सकते हैं कि वैसा विकास जिसमें हम लोग भविष्य के बारे में भी सोचकर विकास करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी सरकार जो है वो रोड बनवा रही है। ठीक है, तो रोड बनवाने के लिए क्या कर रही है, पेड़ों की कटाई कर रही है ना। तो अभी मान लीजिए हमारा जिंदगी कैसे भी चल जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में मान लीजिए अगर और भी रोड बनवा रहा रहेगा और रोड बनवाने के लिए सारे पेड़ काट दिए जाएंगे, तो क्या ऑक्सीजन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो वही कह रहा है, सतत विकास का मतलब होता है विकास करिए लेकिन भविष्य को भी देख करके विकास करिए। ऐसा नहीं कि अभी विकास करिए और कुछ दिनों में ये खत्म हो जाएगा, पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा विकास करें ताकि वो भविष्य तक चल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आंसर, और आंसर में लिखेंगे सतत विकास का अर्थ। क्या लिखेंगे, सतत विकास का अर्थ। और लिखेंगे इस प्रकार से कि सतत विकास का अर्थ होता है बिना रुके लगातार विकास करना। सतत विकास का अर्थ क्या होता है, बिना रुके लगातार विकास करना, अर्थात ऐसा विकास जो आज के साथ साथ आने वाले कल का भी ध्यान रखे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। मींस अभी जो हम लोग कर रहे हैं, अभी जो विकास कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है और आने वाले कल का भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि आगे हम लोग क्या करेंगे। वही मैंने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए रोड बनवाने के लिए अगर पूरे पेड़ को काट दिया जाए तो आने वाले समय में ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगा कहां से। अभी विकास करने के लिए हम लोग रोड बनवाने के लिए पेड़ तो काट दे रहे हैं, लेकिन बाद में ऑक्सीजन कहां से मिलेगा। तो वैसा विकास हम लोग को करना है क्या, नहीं करना है। वैसा विकास करना है जिससे हम लोग को भविष्य में भी कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, अब दूसरा हम लोग लिखेंगे सतत विकास की परिभाषाएं। क्या लिखेंगे, सतत विकास की परिभाषाएं, और जानेंगे कि आखिर सतत विकास की क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि सतत विकास एक ऐसा विकास है जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखे। वही मैंने आपको कहा कि सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जो वर्तमान की जरूरतों को तो पूरा करे ही, लेकिन वो भविष्य की पीढ़ियों का भी जरूरत का ध्यान रखे कि आखिर उन लोगों को भी ये चीज का जरूरत पड़ेगा, है ना।
कहा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, समाज और आर्थिक संतुलन बनाए रखना है ताकि संसाधनों का सही इस्तेमाल हो और वे लंबे समय तक उपलब्ध रहे। कह रहा ना कि सतत विकास का मुख्य उद्देश्य होता है कि पर्यावरण, समाज और आर्थिक संतुलन बनाए रखना। ठीक है, ये सब चीज को संतुलन में रखना है ताकि संसाधनों का जो है वो सही से इस्तेमाल हो सके और वो जो है लंबा समय तक चले। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हमको कहा गया है कि सतत विकास एक ऐसा विकास की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि हम संसाधनों जैसे कि पानी हो गया, जंगल हो गया, ऊर्जा का इस्तेमाल इस तरह से करें ताकि वे खत्म ना हो और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। मीन्स कह रहा है कि सतत विकास एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करें कि वो खत्म ना हो, है ना, और उससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। कह रहा सतत विकास का उद्देश्य जो है वो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना है। जो मैंने ऊपर बताया वो यहाँ पे कहा गया कि सतत विकास का उद्देश्य होता है पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच में संतुलन बना के रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट में लिख देना है कि आखिर सतत विकास की क्या क्या परिभाषाएं होती है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम लोग समझें तो कहा गया कि पेड़ लगाना और कटाई के बाद नए पेड़ लगाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेड़ लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो पेड़ लगाएंगे, मान लीजिए उसको काट दिया गया, ठीक है, रोड बनाने के लिए आप काट रहे हैं, है ना, तो उसके लिए क्या करें, आप नए पेड़ लगवाएं उसके जगह पे। ठीक है, ताकि नए पेड़ लगेंगे तो वो कुछ दिनों में बड़े हो जाएंगे, फिर वो भी ऑक्सीजन देना चालू कर देंगे। फिर कह रहा है कि ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा या तो पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करना। ठीक है, आप अगर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए सौर ऊर्जा में सूर्य की ऊर्जा और पवन ऊर्जा, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला ऊर्जा नहीं है ना, तो ये सब ऊर्जा का उपयोग करें। फिर तीसरा कह रहा है कि पानी का बचाव और सही इस्तेमाल। सतत विकास में कहा जाता है कि हम लोगों को पानी का बचाव करना चाहिए या उसके साथ साथ सही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जहां पे एक ही बाल्टी का उपयोग होता है वहां पे 5-6 बाल्टी नहीं खत्म करना पानी हम लोग को। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन था कि सतत विकास के मुख्य घटकों का वर्णन करें। क्या करें, सतत विकास के मुख्य घटकों का वर्णन करें। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि सतत विकास का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। क्या कहा गया कि सतत विकास का अर्थ होता है, तो उद्देश्य होता है कि वर्तमान में अभी के पीढ़ियों और भविष्य की पीढ़ियों में आने वाले व्यक्तियों के भी आवश्यकताओं को पूरा करना है। ऐसा नहीं कि अभी सब कुछ खत्म कर देना है, जबकि प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। उसके साथ साथ इसमें जो है ना प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है। कहा गया कि इसके 3 मुख्य घटक है। इसके सतत विकास के प्रमुख रूप से 3 घटक हैं। कौन सा? पहला है आर्थिक विकास। क्या है? आर्थिक विकास। कहा गया कि इसका अर्थ है आर्थिक क्षेत्रों में इस प्रकार विकास करना जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और लोगों को जीवन स्तर में सुधार हो। कह रहा है कि सतत विकास का जो पहला घटक है वो क्या है? आर्थिक विकास। कह रहा है कि विकास इस प्रकार से करना चाहिए जिससे लोगों को जो है क्या मिले? रोजगार मिले और रोजगार का अवसर मिले और उसका जीवन स्तर जो है वो सुधरे। उदाहरण के तरीके समझिएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको ऊर्जा का उपयोग करना है तो हम लोग बिजली दूसरा चीज का यूज ना करके हम लोग सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों का विकास। अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्योग का विकास करेंगे तो उसमें जो है ना लोगों को काम मिलेगा, आसपास के लोगों को काम मिलेगा उसमें। ठीक है, दूसरा कहा गया कि सामाजिक समानता। क्या कहा गया? सामाजिक समानता। कह रहा है कि यह एक ऐसा विकास है जो समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। क्या कह रहा है कि सतत विकास एक ऐसा विकास है जो समाज के सभी वर्ग को समान अवसर देता है, एक समान अवसर देता है और सबको एक समान सुविधाएं भी प्रदान करता है। वही कह रहा है, उदाहरण के तरीके समझिएगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध कराना तथा महिलाओं और वंचित वर्ग को रोजगार के समान अवसर देना। मीन्स महिला और जो वंचित वर्ग है जिनको रोजगार नहीं मिलता है, ठीक है, उन लोगों को भी रोजगार के अवसर देना। ये किसका घटक है? तो कह सकते हैं सतत विकास के प्रमुख घटक है। तीसरा इसका प्रमुख घटक है पर्यावरणीय संतुलन। क्या है? पर्यावरणीय संतुलन। कहा गया कि इसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, पर्यावरणीय नुकसान को कम करना है। उसके क्या कहा गया कि सतत विकास का लक्ष्य होता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, बचाना उसको, है ना, और पर्यावरण को नुकसान होने से बचाना।
उदाहरण के तौर पे समझिएगा, लिखा हुआ है वनों की कटाई रोकना तथा जल स्रोतों का संरक्षण करना, जल स्रोत जो होता है उसका संरक्षण करना, और वर्षा जल मीन्स पानी जो गिरता है उसका क्या करना, संचयन करना, उसको जमा करके रखना। ये किसके अंतर्गत बताया जाता है, तो सतत विकास के घटक के अंतर्गत में बताया जाता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया कि आखिर सतत विकास के कौन से प्रमुख घटक हैं। अब हमारा क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि आखिर उच्च शिक्षा में सतत विकास की क्या भूमिका रही है, उच्च शिक्षा में सतत विकास की भूमिका क्या रही है उसके बारे में बताना है। तो कहा जाता है कि उच्च शिक्षा सतत विकास के लक्ष्यों को समझने, अपनाने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीन्स कह रहा है ना कि अगर हम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो है ना पर्यावरण को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मीन्स हर वो चीज करेंगे जिससे पर्यावरण को क्षति ना हो। वह यहां पे कह रहा है कि उच्च शिक्षा सतत विकास के लक्ष्यों को समझने, सतत विकास का जो लक्ष्य होता है वो समझ सकते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, है ना, और वो अपने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं उसमें। कह रहा है कि उसका उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं और समाज को पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के संतुलन को बनाए रखने की शिक्षा देना है। क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य है कि छात्रों को, जो स्टूडेंट हैं, जो शोधकर्ताएं हैं, में जो खोज करते हैं किसी चीज का, ठीक है, और समाज को पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था को संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देना, मीन्स कैसे उसको संतुलित करना है ना, उसका शिक्षा देना इसका उद्देश्य होता है। किसका, सतत विकास का। कह रहा है इसकी मुख्य भूमिकाएं का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है, जिसमें से पहला इसका मुख्य भूमिका है जागरूकता फैलाना। क्या है, जागरूकता फैलाना। कहा गया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज पर्यावरण, संसाधन बचत और स्थायी जीवन शैली के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मीन्स उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विश्वविद्यालय होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, तो पर्यावरण, संसाधन बचत और अस्थायी जीवन शैली के महत्व पर उन लोगों को ध्यान केंद्रित करवाते हैं। मीन्स बताते हैं कि कैसे हम लोग को पर्यावरण को बचाना है, ठीक है, कैसे संसाधन को बचाना है और कैसे अस्थायी जीवन शैली को अपनाना है। दूसरा, शोध और नवाचार। मीन्स कह रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थान नई तकनीकों और विधियों पर शोध करते हैं। मीन्स कह रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थान जो है, मीन्स हायर शिक्षा संस्थान जो है, वो लोग क्या करते हैं, नए नए तकनीकों का खोज करते हैं और नई नई विधियों के माध्यम से क्या करते हैं, खोज करते हैं और मतलब उन लोगों को बताते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास में मदद करता है। जो क्या करता है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास में मदद करता है। अब देखिए तीसरा हमारा प्रश्न था सतत विकास की प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम। तीसरा प्रश्न क्या था कि बताइए कि सतत विकास की प्रमुख नीतियां क्या क्या है और इसके क्या क्या प्रमुख कार्यक्रम है। तो इसका प्रमुख नीतियां जो आया था और कार्यक्रम जो चलाया गया था, वो पहला था राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, जो कब आया था, 2006 ईस्वी में। कब आया था, 2006 ईस्वी में। कहा जाता है कि यह नीति पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए बनाई गई है। यह जो नीति बनाया गया था, कौन सा, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, ये क्यों बनाया गया था, तो पर्यावरण के संरक्षण और सतत विकास के लिए बनाया गया था। उसके बाद दूसरा नीति जो अपनाया गया वो कौन सा, स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा, स्वच्छ भारत मिशन। इसका क्या उद्देश्य था, तो कहा जाता है कि स्वच्छता बढ़ा करके पर्यावरण को स्वस्थ और टिकाऊ बनाना। मीन्स यहाँ की स्वच्छता को बढ़ा करके पर्यावरण को क्या करना, स्वस्थ बनाना। ये किसका उद्देश्य था, तो स्वच्छ भारत मिशन का, जो सतत विकास के अंतर्गत में आता है। फिर देखिए इसका तीसरा जो नीति था वो है राष्ट्रीय सौर मिशन। क्या था, राष्ट्रीय सौर मिशन। मीन्स कहा गया ना कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना ताकि नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ सके। ठीक है, मीन्स इसके तहत कहा गया था कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, मीन्स ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करें, मीन्स नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें, जो खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर हम लोग पेट्रोल की बात करें, कोयला की बात करें, तो ये खत्म होने वाले संसाधन है, अनवीकरणीय है, मीन्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या सौर ऊर्जा है, सूर्य का ऊर्जा कभी खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। चंद्रमा का ऊर्जा कभी खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, है ना। तो क्यों ना हम नवीकरणीय ऊर्जा यूज करें, इसलिए यहाँ पे ये मिशन चलाया गया था। चौथा इसका मिशन है जल जीवन मिशन। क्या है, जल जीवन मिशन। कहा गया कि पानी के संसाधनों को बचाने और सभी को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने पर केंद्रित। ठीक है, यह जो मिशन चलाया गया था वो किस लिए चलाया गया था, तो पानी के संसाधन को बचाना, मीन्स पानी को बचाना और सभी को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, ये जो था इस मिशन का उद्देश्य था। फिर पांचवा जो नीति चलाया गया
या तो कह सकते हैं मिशन चलाया गया, वो क्या था, तो सतत विकास लक्ष्य था। क्या था? सतत विकास लक्ष्य, जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स। कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 तक 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है ना 2030 तक कहा है कि 17 लक्ष्य बनाए हैं, जिसमें से गरीबी उन्मूलन मीन्स गरीबी को हटाना, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण शामिल है। मीन्स कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा कहा है कि 2030 आते आते हम लोगों को गरीबी हटा देना है, जड़ सहित खत्म कर देना है, शिक्षा में सबसे पावरफुल होना है और पर्यावरण का संरक्षण करके रखना है। तभी आने वाले पीढ़ी जो है वो सुरक्षित हो सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये भी कहा था कि सतत विकास के समक्ष चुनौतियां, कि आखिर सतत विकास के समक्ष कौन सी चुनौतियां आ रही है, मीन्स सामने कौन से चुनौतियां, कौन से परेशानी है। तो पहला परेशानी है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी। कह रहा है कि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, जैसे पानी, जंगल और खनिजों का समाप्त होना। मीन्स लोग क्या कर रहा है, यहाँ पे संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है, और जब अत्यधिक उपयोग कर रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे संसाधन जो है, पानी हो गया, जंगल हो गया, खनिज हो गया, ये सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये सब चुनौतियां जो है सतत विकास के सामने है। दूसरा चुनौती है कि यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। कह रहा है कि जल, वायु और मिट्टी का प्रदूषण सतत विकास को कठिन बनाता है। ठीक है, ये सब जो प्रदूषण है ना, ये सतत विकास को क्या कर रहा है, तो चुनौतियां दे रहा है। फिर तीसरा इसका चुनौती है गरीबी और असमानता। जैसे कि हम लोग देखें तो हमारे देश में गरीबी और असमानता बहुत ज्यादा फैला हुआ है। वह कह रहा है कि गरीबों तक सुविधाएं ना पहुंच पाना सतत विकास को बाधित करता है। ठीक है, मीन्स सतत विकास के तहत जो फैसिलिटीज है वो गरीबों तक पहुंच पाता नहीं है, जो सुविधाएं हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। ये सतत विकास को बाधित करता है, मीन्स इसको रोक के रखता है, इसको चुनौती है ना। फिर चौथा है जागरूकता की कमी। क्या है? जागरूकता की कमी। कह रहा है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के बड़े हिस्सों में सतत विकास के बारे में जानकारी नहीं है। मीन्स कह रहा है कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, गांव के जो लोग हैं, उसको सतत विकास के बारे में जानकारी नहीं है, और जब जानकारी नहीं है तो लोग जो है ना संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, मीन्स जो जरूरत नहीं है उसका भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो है सतत विकास को चुनौती मिलते जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को कंप्लीटली जान गया। अब अंत में हमारा आता है निष्कर्ष। क्या आता है? निष्कर्ष। और निष्कर्ष लिखना अंत में बड़ा ही आवश्यक है। लिखेंगे इस प्रकार से कि सतत विकास को सफल बनाने के लिए उच्च शिक्षा, मजबूत नीतियां और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। अगर हम लोग को सतत विकास को सफल बनाना है ना, तो उसके लिए उच्च शिक्षा, मजबूत नीतियां बना के रखना पड़ेगा, सामूहिक प्रयास मीन्स एकजुट होकर के कार्य करना पड़ेगा। कह रहा चुनौतियों के बावजूद भी सही जागरूकता और संसाधन के बेहतर प्रबंधन से इसे हासिल किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम लोग मजबूती से खड़ा रहेंगे ना, और सही से जागरूकता रहेगा लोगों के बीच में, ठीक है, और संसाधनों का बेहतर से उपयोग करेंगे, तो इसको जो है हम लोग सफल बना सकते हैं। किसको? सतत विकास को। तो उम्मीद कर दोस्तों कि यह प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जामिनेशन में जो है ना मोस्टली रूप से पूछा जाता है, मीन्स इंपॉर्टेंट रूप से ये क्वेश्चन जो है ना हर एक एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका किस प्रकार से रहने वाला है? तो क्वेश्चन आपका रहने वाला है सतत विकास क्या है। क्वेश्चन क्या है आपका कि सतत विकास क्या है, या तो फिर पूछ सकता है आपको कि सतत विकास की अवधारणाएं तथा सूचक की विवेचना करें कि सतत विकास हम लोग किसको कहते हैं और इसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं, मीन्स क्या क्या इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर सतत विकास किसको कहते हैं। दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और बिल्कुल ही इजी तरीके से बताया जाएगा। उसके साथ साथ आपको इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है। ठीक है, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सतत विकास हम लोग किसको कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे सतत विकास लिखा हुआ, अगर सतत की मतलब बात करें तो सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार होता है। विकास का मतलब होता है विकास करना, विस्तार करना। मीन्स कहने का मतलब यह है कि लगातार विकास करना ही क्या कहलाता है?
सतत विकास कहलाता है। मीन्स लगातार विकास करना, बिना रुकावट का लगातार विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग बिना रुकावट के लगातार विकास कर सकते हैं, वो चीज को अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखना कैसे, आपको आंसर आप कैसे स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि सतत विकास का शाब्दिक अर्थ, कि सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से लिखना आपको कि बिना किसी रुकावट के लगातार विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। कि बिना किसी रुकावट का लगातार विकास करना क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। आगे बताया गया कि अर्थात ऐसा विकास जो जारी रहे, मतलब ऐसा विकास जो क्या रहे, जारी रहे। ठीक है, और टिकाऊ रहे, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाए। ठीक है, वो हमेशा जारी रहे। ठीक है, बताया गया कि सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें भविष्य की जरूरतों का खास ख्याल रखा जाता है। मीन्स देखिए सतत विकास वैसे विकास को कहते हैं ना जिसमें से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे, हम भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोच करके क्या करेंगे, विकास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोयला है, कोयला हमारा संसाधन है ना। कोयला का अगर हम लोग अंधाधुंध प्रयोग करेंगे अभी, तो क्या वो आने वाले समय के लिए बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम लोगों को उसी प्रकार से उसको यूज करना है जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी वो क्या हो सके, यूजफुल हो सके। मीन्स उतना ही यूज करना है जितना हम लोगों को जरूरत है, अंधाधुंध तरीके से उसका यूज करना नहीं है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, अगर सिंपली भाषा हम लोग कहें तो क्या हो जाएगा, बिना किसी रुकावट के लगातार विकास करना और उसके साथ साथ अपने भावी पीढ़ियों के लिए, मीन्स अपने भविष्य के पीढ़ियों के लिए विकास को ध्यान में रख करके विकास करना ही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए कि सतत विकास हम लोग किसको कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसके परिभाषा कि सतत विकास के क्या क्या परिभाषाएं दिए गए हैं। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा दिया गया कि सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। सतत विकास जो है एक ऐसा विकास होता है ना जिसमें से वर्तमान पीढ़ी, जो अभी पीढ़ी है, वो भी क्या कर सके, अपने आवश्यकता के पूर्ति कर सके। उसके साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है ना संसाधन बचा के रखे। ठीक है, वो अपना भी यूज करे, अपना भी आवश्यकता पूर्ति करे, उसके साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का भी जो है ना, उन लोगों का भी ख्याल रखे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने इसके परिभाषा और अर्थ को बेटर तरीके से समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सतत विकास का महत्व, कि आखिर सतत विकास का क्या महत्व है। अगर सतत विकास की अवधारणाएं लाई गई है तो इसका कोई ना कोई तो महत्व होगा ना, तो क्या महत्व है। ठीक है, तो देखिए बताया क्या है कि संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। संसाधन जो होता है ना मनुष्य के जीवन का क्या होता है, एक आधार होता है। और बताया गया है कि जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। मनुष्य द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। बताया गया है कि मनुष्य क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के, मतलब अपने हित के पूर्ति करने के लिए जो है ना संसाधनों का अंधाधुंध तरीके से दोहन करते हैं, जिसके कारण से पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, पर्यावरणीय समस्याएं जो है ना काफी उत्पन्न होती जा रही है। ठीक है, और बताया गया दोस्तों कि अगर इन स्वार्थी तत्वों का विदोहन लगातार चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार जो है ना विनाश के आगोश में जो है समा जाएगा। और क्या कहा गया दोस्तों कि अगर मनुष्य इसी प्रकार से अपना स्वार्थी तरीके से अगर इस पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करता है ना, तो पृथ्वी जो है एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, दुनिया के अंत हो जाएगा। मीन्स इसका जो है ना खात्मा हो जाएगा, अंत हो जाएगा, किसका, पृथ्वी का। ठीक है, यहां तक हम लोग से महत्व को समझ लिए। फिर देखिए आगे कहा गया कि इसलिए मानव सभ्यता को अपने संसाधनों को संरक्षित करने के लिए सतत विकास के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। इसलिए जो है ना मानव सभ्यता को अपने संसाधनों को संरक्षित करने के लिए जो है सतत विकास के सिद्धांतों का पालन करना क्या है, अति आवश्यक है। और यह जो है विकास गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह विकास जो है ना वो क्या करता है, पर्यावरण संरक्षण और गतिविधियों के बीच में जो है ना संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ गए कि इसका क्या महत्व था। अब हम लोग देखिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि निम्नलिखित कारणों से पता चलता है कि सतत विकास क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें बताया गया है कि संसाधन खत्म नहीं होंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब, सतत विकास का क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्यों महत्वपूर्ण है ना, तो बताया गया है कि सतत विकास अगर चलेगा तो संसाधन कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, बताया गया है कि सतत विकास यह सुनिश्चित करता है कि हम संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। सतत विकास के तहत जो है ना हम लोग क्या करते हैं, संसाधनों का जो है बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। हम इस भविष्य को देख करके भी इसका उपयोग करते हैं ताकि वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए बने रहे। ठीक है, फिर दूसरा, अगर हम लोग सतत विकास की अवधारणाओं को मानते हैं तो प्राकृतिक स्वस्थ रहती है। ठीक है, इससे क्या होगा, प्राकृतिक जो है ना वो स्वस्थ रहती है। ठीक है, क्या बताया गया है कि यह हमारी हवा,
पानी और आवासों की रक्षा करता है। या क्या करता है, हमारे हवा जो होता है, ठीक है, पानी जो होता है और आवासों की जो है ना ये रक्षा करता है, ठीक है, उन्हें सभी जीवित चीजों के लिए सुरक्षित करता है और उन्हें जो है ना सारे जीवित चीजों, जीवित प्राणियों के लिए क्या करता है, वो सुरक्षित करता है, ठीक है। फिर तीसरा बोला गया है कि हर किसी को उचित हिस्सा मिलता है, ठीक है, और इसमें जो है ना हर किसी को उचित हिस्सा मिलता है। सतत विकास के अंतर्गत कहा गया है कि अभी जो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी जो लोग हैं और जो आने वाले हैं सबको जो है ना एक बराबर का हिस्सा मिलेगा। फिर देखिए बोला गया है कि हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। इससे क्या होता है कि हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। अगर सतत विकास के अंतर्गत हम लोग विकास करते हैं तो इससे हम जो है ना एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। ये बताया गया है कि यह प्रदूषण को कम करता है। यह क्या करता है, प्रदूषण को कम करता है और हमें स्वच्छ हवा, पानी, अच्छा भोजन और आनंद लेने की हरी भरी जगह देता है। कौन, सतत विकास के अंतर्गत, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए बोला गया है कि भविष्य पर विचार किया जाता है। इसमें जो है ना सतत विकास के अंतर्गत हमारे भविष्य पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है कि आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए, आने वाले भविष्य के पीढ़ियों के लिए किस प्रकार के संसाधन होने चाहिए और कितना संसाधन होने चाहिए, ठीक है। फिर देखिए आगे है कि हर किसी का जीवन बेहतर हो, ठीक है। इसके अंतर्गत में कहा गया है, सतत विकास के अवधारणाओं के अंतर्गत में कहा गया है कि हर किसी का जीवन क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, चाहे वो अभी जो है उनका भी और जो आने वाले हैं उनका भी, ठीक है। देखिए बताया गया है कि इसका उद्देश्य स्वच्छ वातावरण, अच्छी नौकरियां और एक निष्पक्ष समाज के साथ हर किसी के जीवन को बेहतर बनाना है। किसका उद्देश्य, सतत विकास का उद्देश्य, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने इसके महत्व को समझ गया, ठीक है, और ये भी समझ गया कि आखिर सतत विकास जो है क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि सतत विकास के लक्ष्य, कि आखिर सतत विकास के क्या लक्ष्य हैं। तो देखिए बताया गया है कि सतत विकास लक्ष्य SDG 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है, ठीक है। ये सतत विकास लक्ष्य जो है ना ये 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है, ठीक है। मतलब इसमें जो है ना 17 बातों पे जो है चर्चा किया गया था, ठीक है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया, जिसका वर्णन जो है ना निम्न रूपों में किया गया, ठीक है। देखिए पहला इसमें से है गरीबी उन्मूलन। क्या है, गरीबी उन्मूलन, ठीक है। इसमें से पहला इसका जो उद्देश्य था वो था कि यहां से क्या करना है, गरीबी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। सतत विकास का पहला उदाहरण है कि गरीबी को क्या करना है, जड़ सहित उखाड़ करके फेंकना है, ठीक है। देखिए कहा गया है कि इस लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर से अत्यधिक गरीबी को मिटाना और कम करना है, ठीक है। इस जो आपका जो उद्देश्य है, ठीक है, ये जो सतत विकास का अवधारणा है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर से अत्यधिक गरीबी, जो यहाँ पे जो गरीबी है उसको मिटा देना और हमेशा हमेशा के लिए क्या कर देना, खत्म कर देना, ये उसका उद्देश्य है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए दूसरा है शून्य भूख। शून्य भूख कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना यहाँ पे भूखा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखिए कहा गया है कि इसका उद्देश्य भूख से मुक्त दुनिया बनाना और कुपोषण से होने वाली बीमारियों और मौतों को रोकना है, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है कि जो भूखमरी है, जो लोगों के बीच में भूखमरी आता है, कुपोषण के शिकार से जो लोग मर जाते हैं, उसको क्या करना, हमेशा हमेशा के लिए रोकना, ठीक है। फिर तीसरा देखिए अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, ठीक है। बोला गया है कि सतत विकास के अंतर्गत कहा गया है, इसके अंतर्गत, इसके उद्देश्य के अंतर्गत कहा गया है कि सभी के लिए कुशल स्वास्थ्य देखभाल और स्वस्थ जीवन शैली और निवारक उपायों को बढ़ावा देना, ठीक है। ये क्या है, सतत विकास के अंतर्गत में कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कि यहाँ के लोगों को जो है ना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए। ऐसा नहीं कि ऊपर सब कुछ बता दिया जाए, ठीक है, उसको सब कुछ बेटर तरीके से बताया जाए। देखिए बताया गया है कि यह सुनिश्चित करता है, इसके अंतर्गत में यह बताया गया है कि सभी छात्रों को जो है ना मुफ्त प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और सस्ती उच्च दर में जो है ना क्या किया जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखिए पांचवा बताया गया कि लैंगिक समानता। क्या है, लैंगिक समानता। इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को जो है ना, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको समान अधिकार देना, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं, ये सब इजी लैंग्वेज है, आप लोग सारे पढ़ करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसका उद्देश्य है कि लोगों को क्या मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए और स्वच्छता मीन्स दुनिया को जो है ना स्वच्छ करना है, ठीक है। आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रदूषण कितना ज्यादा फैल रहा है। लोग क्या करते हैं, अपने विकास के लिए जो है ना संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रकृति का जो है ना विदोहन करते हैं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही है कि पूरा प्रकृति को स्वच्छ रखना, ठीक है, और पर्यावरण को स्वच्छ रखना। फिर आगे है सातवां उसका उद्देश्य जो था सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है। लोगों को जो है ना सस्ता और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा मतलब जैसे लोग क्या करते हैं, कोयला का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो यहां बताया गया कि अगर हम लोग सोलर लाइट का प्रयोग करेंगे, सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा क्या, नहीं फैलेगा। और वो जो है ना वो कभी खत्म होने वाला भी चीज नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीजों का हम लोग को प्रयोग करना चाहिए, ना कि वैसे चीजों का जिससे हम लोगों को हमारा पर्यावरण को क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, ठीक है। फिर देखिए आठवां में है सभ्य कार्य और आर्थिक विकास। मीन्स ऐसे कार्य करना चाहिए जो हमारे विकास के लिए उत्पन्न हो, ठीक है।
बताया गया कि इसके उद्देश्य के अंतर्गत बोला क्या है कि हम लोगों को ऐसे कार्य करना चाहिए, ठीक है, जो हमारे आर्थिक विकास के लिए क्या रहे, संभव रहे। फिर 9 नंबर में बोला गया है कि उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। देखिए बताया गया कि आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का समर्थन करने के लिए विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियाद ढांचा विकसित करना, ठीक है। कि मान लीजिए अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना है, आर्थिक रूप से मजबूत होना है तो क्या करना, उद्योगों का स्थापना करना, बुनियादी ढांचा बनाना, लेकिन हर चीज को देख करके पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए 10वां, असमानता को कम करें, ठीक है, असमानता को कम करें। यहाँ पे हमारे देशों में क्या होता है कि असमानता बहुत ज्यादा है, ठीक है, लोगों के बीच में जो है ना समानता नहीं है, ठीक है। और ये जब समानता नहीं है ना तो लोगों के बीच में जो उच्च नीच का भावना होता है वो उसको क्या करना, हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना, ताकि लोग एकजुट होकर के क्या कर सके, कार्य कर सके और पर्यावरण को सुरक्षा कर सके। फिर देखिए 11 नंबर में बोला गया है कि टिकाऊ शहर और समुदाय, टिकाऊ शहर और समुदाय। देखिए बोला गया है कि यह सुनिश्चित करना कि हर किसी के पास किफायती आवास की स्थिति और परिवहन तक पहुंच हो, ठीक है। मतलब इसके तहत कहा गया है कि मतलब ये बताना कि हर किसी के पास, मीन्स यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, हर किसी के पास क्या हो, एक आवास हो और परिवहन तक पहुंचने के लिए उपाय जरूर हो, ठीक है। मीन्स परिवहन तक रोड बना हुआ होना चाहिए वहां पे, ठीक है। ये शब्द विकास के अंतर्गत में कहा गया है। इस प्रकार से इसके जो है ना 17 उद्देश्य थे। कितने? टोटल 17 उद्देश्य थे। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके साथ साथ अगर मेजर इकोनॉमिक्स का और भी आपको वीवीआई क्वेश्चन देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका भी लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग सारे क्वेश्चन को भी देख सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए 12वां में बोला गया सतत उपभोग और उत्पादन। क्या बोला गया कि इसमें पर्यावरणीय गिरावट से आर्थिक विकास को अलग करना और स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना और संसाधन दक्षता बढ़ाना शामिल है, ठीक है। मींस बोला गया है कि सतत उपभोग मतलब हम लोग को उत्पादन करते रहना है, ठीक है। मींस अपने पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए क्या करना है, हर चीजों को करना है, ठीक है। फिर देखिए बताया 13 में बताया गया कि जलवायु परिवर्तन। इसका उद्देश्य क्या है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है ना, पर्यावरण प्रदूषण से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। कभी भी गर्मी का मौसम में बरसात होने लगता है, ठीक है। मतलब जब पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है ना तो वहां का पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के बिगड़ने के बाद जो है ना कभी भी कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन और जीवन बचाने पर इसका प्रभावों का मुकाबला कम करना, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें बताया गया कि इसका उद्देश्य में बताया गया कि 2030 तक जो है ना वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है ना उसको कम करके, ठीक है, 2050 तक जो है उसको शून्य कर देना, मीन्स हमेशा हमेशा के लिए क्या कर देना, खत्म कर देना। फिर 14 में बताया गया है कि जल के नीचे जीवन। क्या बताया गया, जल के नीचे जीवन। जल के नीचे जीवन कहने का अर्थ है कि हम लोग देखते हैं कि जलों में क्या होता है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए होते हैं। जल में क्या होता है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं जिसके कारण जल प्रदूषण होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना, साफ करना, ताकि हम लोग स्वच्छ जल पी सके। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि भूमि पर जीवन। भूमि पर जीवन कहने का मतलब यही है, ठीक है, इसका अर्थ यही है कि हम लोग देखते जा रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पृथ्वी का भार जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे संसाधनों का दोहन जो है ना इतना अत्यधिक तरीके से हो रहा है कि एक दिन जो है ना ऐसा आएगा कि संसाधन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वही बोला गया कि यहाँ की पृथ्वी को बचाना, संसाधनों का उतना ही प्रयोग करना जितना आपके लिए जरूरी हो, अत्यधिक प्रयोग नहीं करना। फिर 16 में बताया गया कि शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ऐसे संस्थान बनाना, ठीक है, ऐसे न्याय बनाना जो शांति मतलब जो शांति स्थापित कर सके, ठीक है, और न्याय बढ़िया से कर सके, ये ऐसे संस्थान यहाँ पे बनाना। फिर देखिए 17वां जो लक्ष्य है इसका, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। देखिए बताया गया है कि मान लीजिए अगर आपको लक्ष्य पूरा करना है, तो उसके लिए जो है ना सरकार बनाना, समाज बनाना, निजी क्षेत्र बनाना, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र और नागरिक समाज को जो है ना सतत विकास के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक भागीदारी के रूप में कार्य करना, ये इसके उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए यहां तक आपको बता दिया गया था कि सतत विकास क्या है, इसके क्या परिभाषाएं हैं, क्या इसका महत्व है, क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है, हर चीजों के बारे में आपको चर्चा किया गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।